द पॉट मेकर बाय टेमसुला आओ। अगर इंग्लिश का ये चैप्टर आपको अब तक मुश्किल लगता था, तो आज के बाद नहीं लगेगा, क्योंकि आज हम इसे किताब नहीं, कहानी की तरह समझने वाले हैं। एक एक लाइन आसान हिंदी में। आइए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं। जब से सेंटिला इतनी बड़ी हुई कि वह अपनी माँ के साथ खेतों और जंगलों में जाने लगी, तभी से उसने सपना देखना शुरू कर दिया था कि वह भी अपनी माँ और दादी की तरह मिट्टी के बर्तन बनाने वाली कुम्हार बनेगी। लेकिन उसकी माँ अरेनला चाहती थी कि वह बुनकर बने। जिन दिनों सेंटिला घर पर रुक पाती थी और उसके माता पिता खेतों में चले जाते थे, उन दिनों वह गांव के कुशल कुम्हारों के पास जाकर उनसे यह कला सीखने की कोशिश करती थी। शुरुआत में वे लोग उस छोटी लड़की की जिद पर हंसते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वह बड़ी होकर अपने इस बचकाने शौक को छोड़ देगी। सेंटिला ने अपने घर में कभी यह नहीं बताया कि उसे मिट्टी के बर्तन बनाने का काम कितना पसंद है, क्योंकि एक रात उसने अपने माता पिता की बातचीत सुन ली थी। उसकी माँ सेंटिला के बुनाई में रुचि न लेने की शिकायत कर रही थी। उन्होंने कहा, मैं उसे मिट्टी के बर्तन बनाना नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि इस काम ने मुझे कभी खुशी नहीं दी। इतनी मेहनत करने के बाद भी बहुत कम पैसे मिलते हैं। बर्तन बनाने के लिए जो लाल और धूसर मिट्टी चाहिए, वह यहाँ से 16 किलोमीटर दूर नदी के किनारे मिलती है। वहां पहुंचने के लिए मुझे बहुत खड़ी ढलान से नीचे उतरना पड़ता है। फिर भारी मिट्टी का बोझ उठाकर पूरे रास्ते पहाड़ी चढ़ते हुए गांव तक लाना पड़ता है। इससे मेरी पीठ में बहुत दर्द होता है। उस जिद्दी मिट्टी को नरम बनाने के लिए बांस के बेलन जैसे बर्तनों में डालकर कूटना पड़ता है। यह काम बहुत थकाने वाला है। कई बार थकान के कारण मेरे हाथ से सांचा गिर जाता है और मुझे फिर से शुरू से पूरा काम करना पड़ता है। इतनी मेहनत के बाद बर्तनों की एक खेप तैयार करने में कई महीने लग जाते हैं, और बदले में क्या मिलता है? बस कुछ रुपए। लेकिन अगर सेंटिला बुनाई सीखेगी तो वह ज्यादा पैसा कमा सकती है और परिवार के लिए पर्याप्त कपड़ा भी बना सकेगी। बुनाई कुम्हारी की तरह गंदी नहीं होती और इसे हर मौसम में घर के अंदर किया जा सकता है। इसके अलावा एक शॉल बुनने में कम समय लगता है और उससे अच्छी कमाई भी हो जाती है। सेंटिला लगातार कुम्हारों को काम करते हुए देखने जाती रही। उसने देखा कि मिट्टी को पानी में मिलाकर अच्छी तरह गूंथा और कूटा जाता था। उसने यह भी ध्यान से देखा कि कुम्हार कितनी सावधानी से अपने बाएं हाथ को नरम मिट्टी के ढेले के अंदर डालते थे। फिर वे दाएं हाथ में पकड़ी हुई चपट्टी लकड़ी, द स्पैचुला, की मदद से घूमती हुई मिट्टी को आकार देते थे। जब स्पैचुला मिट्टी पर लगातार टैप टैप की आवाज करता था, तो वह आवाज सेंटिला को किसी सा मधुर संगीत जैसी लगती थी, क्योंकि वह बड़े आश्चर्य और उत्साह से देखती थी कि कैसे एक बिना आकार वाली मिट्टी धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने सुंदर घड़े का रूप ले लेती थी। 2 या 3 दिनों के बाद उन बर्तनों को फिर से अंतिम रूप देने के लिए तैयार किया जाता और उनकी स्थिरता की जांच की जाती। उसके बाद ही उन्हें धूप में सुखाने के लिए रखा जाता था। फिर उन्हें सूखी घास और बांस की परतों के ऊपर एक समान ढंग से भट्ठी किल्न में सजाकर रखा जाता था। ऊपर से भी उसी तरह की सामग्री से ढक दिया जाता था और फिर भट्ठी में आग जलाई जाती थी। आग का बहुत ध्यान रखना पड़ता था, क्योंकि अगर आग बहुत तेज हो जाती या कम रह जाती तो पूरे बर्तनों का समूह खराब हो सकता था। अरेनला को अपनी बेटी की इन यात्राओं के बारे में पता चल गया था, लेकिन वह ऐसा दिखाती थी जैसे उसे कुछ मालूम ही न हो। देर दोपहर तक सेंटिला जल्दी घर लौट आती थी, ताकि जब उसकी माँ खेतों से वापस आए तो वह घर पर मौजूद रहे। धीरे धीरे सेंटिला का बार बार कुम्हारों के पास जाना गांव में चर्चा का विषय बन गया। लोग आश्चर्य करते थे कि आखिर अरेनला अपनी बेटी को यह कला क्यों नहीं सिखा रही है। वे चिंतित थे कि अगर सभी कुम्हार ऐसा ही करने लगे तो आगे चलकर इस काम को करने वाले कुशल कुम्हारगर ही नहीं बचेंगे। एक दिन सेंटिला के पिता मेसोबा को गांव की पंचायत में बुलाया गया। उनसे पूछा गया कि अरेनला अपनी बेटी को मिट्टी के बर्तन बनाने की कला क्यों नहीं सिखा रही है। अम्मा, मेसोबा ने विनम्रता से कहा, चाचा और बड़े भाइयों, अरेनला ने कभी यह नहीं कहा कि वह हमारी बेटी को बर्तन बनाना नहीं सिखाएगी। बात सिर्फ इतनी है कि बीमारी के बाद हम चाहते थे कि सेंटिला पहले थोड़ी मजबूत हो जाए।
आप जल्द ही देखेंगे कि सेंटिला गांव में सबसे अच्छे बर्तन बनाएगी। मैसोबा की बात सुनने के बाद गांव के बुजुर्गों ने उसे जाने दिया, लेकिन साथ ही यह भी समझाया कि अरेनला का कर्तव्य है कि वह अपनी बेटी को यह कला सिखाए जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। उन्होंने यह भी कहा कि मिट्टी के बर्तन बनाने जैसी कलाएं केवल लोगों की जरूरतें पूरी नहीं करती, बल्कि वे उनकी परंपरा और इतिहास का भी प्रतीक होती हैं। इसलिए ऐसी कला किसी एक व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं होती। जो लोग किसी कला में निपुण होते हैं, उनका यह कर्तव्य होता है कि वे अपनी कला सिर्फ अपने बच्चों को ही नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति को सिखाएं जो सीखना चाहता हो। मैसोबा घर वापस गया और उसने इस पूरे मामले पर अरेनला से बात की। अगले साल अरेनला सेंटिला को नदी के किनारे ले गई, जहां धूसर, सलेटी और लाल रंग की मिट्टी मिलती थी। उसने सेंटिला को सिखाया कि औजार से खोदा जाए, फिर उसे टोकरी में भरकर कार्यशाला तक कैसे लाया जाता है। वहां उस मिट्टी को एक बड़े पात्र में भिगोया जाता था। इसके बाद मिट्टी को सही मात्रा में बांस के बने बेलनाकार बर्तन में भरकर कूटा जाता था, ताकि वह अच्छी तरह तैयार हो सके। सेंटिला जल्दी सीखने वाली लड़की थी। उसने मिट्टी को नरम और लचीले आटे जैसा बना लिया, लेकिन जब बारी उस मिट्टी को घड़े का आकार देने की आई, तो वह मिट्टी के लोदे को ठीक से पकड़ भी नहीं पा रही थी। माँ एक कोने में चुपचाप बैठकर अपनी बेटी को बार बार कोशिश करते हुए देखती रही। जब सेंटिला शर्म और हताशा में सिर झुकाए खड़ी थी, अरेनला ने यह काम संभाला और उसी मिट्टी के लोदे को एक सुंदर घड़े में बदल दिया। यह सीखने का सिलसिला लगभग 1 साल तक चलता रहा, लेकिन फिर भी सेंटिला अपनी माँ से यह कला ठीक से नहीं सीख पाई। अगले वर्ष जब सेंटिला बड़ी हो गई, तब वहां की परंपरा के अनुसार उसे कुछ रातों के लिए लड़कियों के छात्रावास जैसे रहने के स्थान में भेजा गया। उस जगह की देखभाल एक दयालु मध्यम आयु की विधवा महिला करती थी, जिसे सभी लड़कियां प्यार से ओनुला या आंटी कहती थीं। ओनुला ने सेंटिला के परिवार में चल रहे झगड़ों और तनाव के बारे में सुन रखा था। उसने मन ही मन तय किया कि वह हर संभव तरीके से सेंटिला की मदद करेगी। एक शाम जब सेंटिला को छोड़कर बाकी सभी लड़कियां संगीत कार्यक्रम देखने गई हुई थी, तब ओनुला ने देखा कि सेंटिला चुपचाप अपनी टोकरी से मिट्टी और काम करने वाले औजार निकाल रही है। वह सेंटिला को घड़ा बनाने की कोशिश करते हुए ध्यान से देखने लगी। सेंटिला के हाथ बहुत असहज और अनाड़ी लग रहे थे। ओनुला ने महसूस किया कि सेंटिला बहुत ज्यादा तनाव में थी। इसी कारण मिट्टी भी जैसे सही आकार लेने को तैयार नहीं हो रही थी। जब सेंटिला ने थककर उस बेढंगे मिट्टी के ढेले को जमीन पर गिरा दिया, तब ओनुला उसके पास गई और प्यार से बोली, चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हें एकदम सही घड़ा बनाना सिखाऊंगी। सेंटिला आश्चर्य से देखती रह गई। ओनुला ने बड़ी कुशलता से एक सुंदर घड़ा बना दिया। फिर उसने सेंटिला से दोबारा कोशिश करने को कहा। सेंटिला ने फिर से मिट्टी का एक ढेला उठाया और जो निर्देश अभी अभी मिला था, उनका पालन करते हुए पहले से कभी महसूस न किया गया आत्मविश्वास लेकर फिर से प्रक्रिया शुरू करती है। कुछ ही देर में उसने एक सुंदर घड़ा बना लिया। घड़ा तैयार होने के बाद वह बैठकर अपने काम को खुशी से देखने लगी। लेकिन ओनुला ने कहा, घड़े का मुंह सही नहीं बना है। यह सुनकर सेंटिला निराश होकर ओनुला की तरफ देखने लगी। तब ओनुला मुस्कुराई और बोली, अगली बार जब तुम अपनी माँ के साथ काम करो तो ध्यान से देखना कि वह घड़े का मुंह कैसे बनाती है। तुम बहुत जल्दी सीखती हो, आगे चलकर तुम बहुत अच्छा काम करोगी। अगली बार जब घड़े बनाने का काम शुरू हुआ, तब सेंटिला ने अपनी माँ को बहुत ध्यान से देखा। उसने देखा कि उसकी माँ अपना बायां हाथ और चपटी लकड़ी स्पैचुला कैसे पकड़ती है। घड़े का मुंह बनाते समय वह हाथों की गति को कैसे धीमा कर देती है। उसने यह भी देखा कि घड़े के किनारे को मजबूत और सुंदर बनाने के लिए लंबी पतली मिट्टी की पट्टी ऊपर लगाई जाती है। फिर एक दिन जब तेज धूप निकली हुई थी, अरेनला ने सेंटिला से कहा कि उन्हें जितने ज्यादा हो सके उतने घड़े बना लेने चाहिए, क्योंकि अगर धूप वाले दिन कम पड़ गए तो घड़ों को सुखाने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलेगा। वे दोनों सुबह जल्दी ही काम शुरू करने के लिए शेड में पहुंच गईं। उन्होंने जल्दी ही शेड में जाकर काम शुरू किया।
जैसा कि हमेशा होता है, अरेनला जल्दी से एक समूह तैयार कर लिया और सेंटिला से काम संभालने को कहती है। सिर दर्द और पीठ दर्द की शिकायत करते हुए वह बाहर चली जाती है और जाते जाते उसने सेंटिला से कहा कि वह कोशिश करे कि ज्यादा से ज्यादा घड़े बना सके। सेंटिला यह सुनकर हैरान रह गई। फिर भी उसने धीरे धीरे काम शुरू किया। अब वह अपने बाइयों हाथ की हरकत और मिट्टी को पीटने की गति को पूरी तरह तालमेल में चलाने लगी थी। कुछ ही देर में उसे समझ आ गया कि घड़ा पूरी तरह तैयार हो चुका है। अब उसने दूसरा घड़ा बनाना शुरू किया। फिर तो ऐसा लगा जैसे किसी दौड़ने वाले खिलाड़ी को अचानक सही गति मिल गई हो। वह लगातार एक के बाद एक घड़े बनाती चली गई। उसके हाथों में वही तेजी और सफाई आ गई थी जो वह हमेशा अपनी माँ के हाथों में देखा करती थी। आखिर में जब उसने अपने बनाए हुए घड़ों की कतार को देखा तो पाया कि उसने अपनी माँ से केवल एक घड़ा कम बनाया था। लगातार मेहनत करने के कारण वह बहुत थक चुकी थी। उसने सोचा कि अब घर के अंदर जाकर माँ के साथ दोपहर का भोजन करे, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंची उसने देखा कि उसकी माँ फर्श पर पड़ी हुई थी। वह सांस नहीं ले रही थी। सेनेटला मदद के लिए गांव के सामूहिक क्षेत्र की ओर दौड़ी। गांव वाले जल्दी जल्दी उसके घर पहुंचे और उन्होंने मेसोबा को बुलाने के लिए आदमी भेजा। अगली सुबह जब अरेनला का शव घर से बाहर ले जाया जा रहा था तब सेंटिला उसके पीछे दौड़ती हुई रोने लगी और चिल्लाकर बोली, माँ, मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। यह सब अपने आप हो गया। कृपया मुझे माफ कर दो। जो लोग उसे सुन रहे थे वे समझ नहीं पाए कि उसका क्या मतलब था, सिवाय ओनुला के। ओनुला ने सहज रूप से महसूस किया कि कुछ महत्वपूर्ण हुआ है। घर लौटते समय ओनुला की नजर काम करने वाली झोपड़ी के दरवाजे पर पड़ी जो थोड़ा खुला हुआ था। जिज्ञासा में वह अंदर चली गई, लेकिन अंदर जाते ही वह अचानक रुक गई। वहां नए बने घड़ों की 2 सुंदर कतारें साथ साथ रखी हुई थीं। वह यह पहचान ही नहीं पा रही थी कि कौन से घड़े किसने बनाए हैं। उसे पूरा विश्वास हो गया कि ये सभी घड़े किसी एक व्यक्ति के हाथों से नहीं बने हो सकते। ओनुला काफी देर तक वहीं खड़ी रही। वह मानो इस नई और अद्भुत घटना को समझने की कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे वह उस आश्चर्य से भरी जगह से बाहर चली गई। उसके मन में यह भावना थी कि उसने अभी अभी एक बहुत गहरा और अनोखा सच देखा है। दोनों तरफ एक जैसी सुंदरता और बराबरी से रखे हुए अभी भी गीले घड़े मानो किसी बड़े रहस्य को प्रकट कर रहे हों। एक नई घड़ा बनाने वाली कलाकार का जन्म हो चुका था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।